भारत में किस प्रकार पॉलिटिकल, सोशल, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, यानी पोस्ट मौर्य पीरियड। पोस्ट मौर्य पीरियड जो पोस्ट मौर्य पीरियड है, मौर्योत्तर काल, जिसको हम ईसा पूर्व 200 से लेकर 300 ईस्वी तक हम मान सकते हैं। समझ गए बात? जो पोस्ट मौर्य पीरियड है, इसे इतिहासकार डार्क एज भी कह देते हैं। कुछ लोग इसे डार्क एज भी कह देते हैं, अंधकार का युग भी कह देते हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं। कारण काफी स्पष्ट है। यह ठीक है कि इस काल में मौर्यों की तरह कोई विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ, निसंदेह। मौर्य साम्राज्य की तरह कोई विशाल साम्राज्य नहीं बना, सही है। यह भी सही है कि इस काल में हमें राजनीतिक विखंडन भी दिखाई पड़ता है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन भी स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। यह भी सही है कि इस काल में कई आक्रांता भी अपने शक्ति के बदौलत हमें मर्माहत किए, यानी लंबे अंतराल के बाद विदेशी आक्रांता भी हमें चोटिल किए। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बेटा समझो, डार्क एज का मैं एक कारण बता रहा हूं, क्यों कहा जाता है डार्क एज। लेकिन हर सिक्के का दो पहलू होते। यदि कहीं अमृत है तो वहां हलाहल भी होगा, और अमृत का महत्व तब तक नहीं होगा जब तक उसके साथ में हलाहल न होगा। तभी समझ में आएगा कि ये कितना कीमती है और ये कितना जहरीला है। समुद्र मंथन हुआ, दोनों निकला। अच्छाई के साथ बुराई न हो तो विभेद कौन करेगा कि इसमें क्या अच्छाई। इसलिए जो पोस्ट मौर्य जो पीरियड है, इसको हम एक सिक्का मान ले, क्वाइन मान ले, तो एक साइड ए जो है ऐसा हमें सीन दिखाता है, तो इसका जो बी वाला साइड है उसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं जो जिसे कमतर करके आंका नहीं जा सकता। उन अच्छाइयों का ये महत्व है कि हमारी संस्कृति में एक नया अध्याय उनके द्वारा जोड़ा गया। जैसे हम आर्थिक शुरू करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में हम क्या देखते हैं
कि भारत और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो, और जिसके कारण हमारा ट्रेड कॉमर्स काफी बढ़ा। रोम से और मध्य एशिया से बहुत सारा गोल्ड हमारे देश में आया, बहुत सारा गोल्ड हमारे देश में आया मध्य एशिया से और रोम से व्यापार के जरिए। क्योंकि इस काल में जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है, जिस मार्ग के द्वारा हम देखते हैं कि ईरान, चीन से शुरू होकर ईरान और पश्चिम एशिया के क्षेत्र जुड़ते थे। मध्य एशिया, ध्यान देना, जो रेशम मार्ग है ना, वो चीन से चलकर ईरान और पश्चिम एशिया तक जाता था, और इस मार्ग पर कहीं न कहीं कंट्रोल कुषाणों का था। अभी आने दो समय में मैं बताऊंगा, परिचय बता। तो उसके कारण हमारे देश में काफी जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ा, और यह कोई आश्चर्य नहीं है कि पूरे प्राचीन काल में सबसे ज्यादा विशुद्ध सोने का सिक्का इसी काल में जारी हुआ, जिसमें 92% जो है शुद्धता था सोने के कॉइन। कुषाणों का गोल्ड कॉइन इतना प्योर था, उसमें प्योरिटी जो है वो 92% तक थी। ये अलग बात है, गुप्तों ने सर्वाधिक जारी किया, लेकिन कुषाणों ने सबसे प्योर जारी किया, ये इनका देन है। दूसरी बात, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, जब डार्क एज के नोशन को हम स्वीकार करते हैं कि यही पीरियड है जब पहली बार हमारे जमी पर एक ऐसा गोल्ड कॉइन जारी किया गया जिस पर लेख होता था, लेख। वो जो है श्रेय हम इंडो ग्रीक शासकों को देते हैं। इसके पहले हमारे पास जो पंच मार्क कॉइन होता था, करशापण होता था, आहत होता था सिक्का, उसमें केवल बस एक सिक्का था, कुछ सिंबल था, पेड़ का है, चंद्रमा का है, सूर्य का है ना, वृषभ का है। लेकिन अब जो सिक्का जारी किया गया, इंडो ग्रीक जो शासक थे बैक्ट्रिया के, ऐसा गोल्ड कॉइन था जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कॉइन इस अमुक शासक ने जारी किया। यानी सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने का जो आधार दिया गया वो यही समय में दिया गया। Am I right? तो आप बताओ, आप कैसे कह सकते हो आर्थिक समृद्धि है? जब आर्थिक समृद्धि आएगी तो इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि आएगी। ये ठीक है आक्रांता थे, ये ठीक है कि इनके पास कोई लिपि नहीं था, इनके पास धर्म नहीं था, खानाबदोशी लोग। ये भी ठीक है कि शक्ति के माध्यम से हिंदुस्तान के जमीन पर इन्होंने सत्ता स्थापित की थी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ये विदेशी लोग, ये फिरंगी लोग आए तो आ करके हमें कुछ दिए, उसमें आर्थिक क्षेत्र में आप देखते। अन्य क्षेत्रों की बात किया जाए तो ज्योतिष के क्षेत्र में इनका योगदान था। इसके बाद गंधार कला के उद्भव में इनका योगदान था। समझ गए बात? साथ ही साथ इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में योगदान दिया। भले कुछ नहीं किया, लेकिन मिलिंद पन्ह ने सीखा तो कम से कम, मिलिंद सीखा तो कम से कम, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि गंधार कला के साथ साथ मथुरा कला भी इनके संरक्षण में डेवलप हुआ। इसके बाद देखो, कई हमारे पास अत्यंत जो है अनूठा हमारे पास ऐसे दृष्टांत हैं जो इस बात को खारिज करने के लिए काफी है कि इसे हम डार्क फेज नहीं कर सकते। इनके संरक्षण में महायान डेवलप हुआ, और यही नहीं, अशोक मध्य एशिया तक ले गया।
लेकिन इनके द्वारा आप देखोगे कि चाइना है, मंगोलिया है ना, कोरिया है, जापान है, कई जगह इनके द्वारा पहुंचाया गया, क्योंकि इनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया गया। फिर देखोगे चरक जैसा व्यक्ति, वसुमित्र जैसा व्यक्ति, नागार्जुन जैसा व्यक्ति, पार्श्व जैसा व्यक्ति, अश्वघोष जैसा व्यक्तियों को इन्होंने संरक्षण दिया, जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से हमारे साहित्य की परंपरा को समृद्ध किया। आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं? यदि आपके पास सांची है, भरहुत है, आपके पास अमरावती है, तो आपके पास पेशावर का वो स्तूप भी है, जिसकी ऊंचाई 400 फीट है और जिसकी वेदिका 150 फीट है। इतना बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई ऊंचा जो है स्तूप बनवाया हो, जिसको वेनसांग, जिसको फयान ने बोला भी है कि मैंने अपने यात्रा के दौरान जितना स्तूप देखा उसमें सबसे सुंदर स्तूप है। आप कैसे कह सकते हैं कि बेकार पीरियड? समझ गए बात? तो बच्चों, सब मिला करके हम कह सकते हैं कि विदेशी थे, लेकिन जब भारत आए तो ये विदेशी नहीं रहे, ये भारतीय परंपरा के अभिन्न अंग बने। इसलिए हम इसे डार्क एज नहीं कह सकते। हाँ, ये सब अपने आप में सही है, कोई इसे काट नहीं सकता, कोई इसे विमुख नहीं हो सकता, कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति सही होता है, संतुलित होता है, वो सिक्के का दोनों पहलू देखने के बाद कोई जजमेंट सुनाता है, तो कभी वर्साय की संधि नहीं लिखता है। समझ गए बात? अब कहेंगे वर्साय की संधि कहां से आ गया? मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी निर्णय जो होना चाहिए, सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद दूध और पानी जैसा जो अलगाव होता है, ये दूध है, ये पानी है, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कहे वही सत्य है। तो मुझे लगता है कि इस जो है आइडिया को हमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इस काल में हमें मिला क्या। तो हमें वो सब चीज मिला जो पहले हमको नसीब नहीं था। तो आइए हम इस फेज को स्टडी करने का प्रयास करते हैं, और सबसे पहले इस फेज को जानने के लिए हम कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेंगे, जिसके जरिए इस फेज को हम समझने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। राइट? ठीक है, चलो पानी पी लो, सो मत, ठीक है ना? इतना बढ़िया मैं लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है ना? सोर्सेज फटाफट लिखिए ऑफ स्टडी ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड। नंबर 1, लिटरेरी साहित्यिक स्रोत। वन, महाभाष्य पतंजलि। ग्रंथ व्याकरण का अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का। व्याकरण पर लिखा गया पहला ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण पर पाणिनि का। प्राचीन भारत का पहला व्याकरण यही है, और ये इसका टीका है, ये इसका टीका है, कमेंट्री है, इसमें इसे आसान बनाया गया है।
इसमें जिक्र है यवन आक्रमण का, यवन आक्रमण का जिक्र है। हाँ, जिसमें कहा गया कि यवन, साकेत, अयोध्या, माध्यमिका, चित्तौड़, माध्यमिका तक आक्रमण किए थे। साकेत, अयोध्या, माध्यमिका तक आक्रमण किए थे। वही अयोध्या है। नेक्स्ट है गार्गी संहिता। फटाफट लिखिए। इसका लेखक अननोन है। ये ज्योतिष का ग्रंथ है। इसमें कहा गया कि यवन जो आए, तो यवनों ने साकेत, पंचाल, इसके बाद मथुरा तथा कुसुम ध्वज तक आक्रमण किए। कुसुम ध्वज का मतलब पाटलिपुत्रा, उसका पुराना नाम है जब स्थापित हुआ। ठीक है। इसके बाद माल बिकाग्नि मित्र, बिकाग्नि कालिदास का रचना, इसमें भी शुंग शासन का जिक्र है, इसमें यवन आक्रमण का जिक्र है। राइट। इसके बाद कुछ विदेशी ग्रंथ भी हैं। मिलिंद पन्हो है, पाली भाषा में है, ये सब संस्कृत भाषा में था। इसमें नागसेन और मीनांदर के बीच वार्तालाप है। नागसेन मीनांदर के बीच वार्तालाप। नागार्जुन दूसरा है, शून्यवाद वाला है। हाँ, ये अलग है। ठीक है ना। हाँ, दोनों ऑप्शन था तो सीधी सी बात है, क्लियर है ये है? अब सही हो। उसका माध्यम कारिका है, सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया, शून्यवाद का सिद्धांत दिया, वो कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, चलिए फटाफट। तो ये हो गया। हाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, फिर वो सारा क्वेश्चन पूछता है, फिर वो बताता है, उत्तर देता है। ये राजा था, ये भिक्षु था, ये सवाल करता है, ये उत्तर देता है, और उसको कंपाइल किया जाता है इस पाली लैंग्वेज में। ठीक है। इसके बाद इस समय का कुछ पुरातात्विक स्रोतों का भी हम सहारा ले लेते हैं। जैसे कि हम एक बात लेते हैं, रुद्रदामन का है, का जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। रुद्रदामन जो है वो पश्चिमी भारत का शक शासक था, उज्जैन का पश्चिमी भारत का शक शासक था। वो समय अगर बताएंगे आपको हम, अभी केवल लेट मी ओनली डिफाइन द सोर्सेज। फाइन। तो इसके द्वारा भी आपको कल हमने बताया था कि सुदर्शन झील के निर्माण करने में भी इसका योगदान था, बाद में उसे मरम्मत करवाया था। और चूंकि लिखा हुआ है तो संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, कला, संस्कृति का भी जिक्र किया ही होगा इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद इस समय के कई हमें सिक्के मिले हुए हैं। सिक्कों में गोल्ड कॉइन है,
उसका हम यहां पर जिक्र कर सकते हैं, उनके द्वारा पता चलता है। इंडो ग्रीक जो शासक थे, उनके लिए जो सिल्वर जो है आपका सिक्का था, उसके लिए एक नया शब्द आया, द्रम आया। द्रम, ये चांदी के सिक्कों के लिए द्रम शब्द का यूज करते थे। आप देखेंगे पूर्व मध्यकाल में जो शासक जारी किए, उसके लिए भी द्रम शब्द यूज किया गया। द्रम यूनानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि कुषाणों का जो गोल्ड क्वाइंस है, जो उनका सिल्वर कॉपर क्वाइंस है, उसके द्वारा हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद प्लिनी है। प्लिनी का जो रचना है नेचुरल हिस्टोरी का है, नेचुरल हिस्टोरी का। इसके द्वारा हमें उस काल के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है कि इस काल में कैसे व्यापार होते थे, किनके साथ होते थे, किन चीजों का होते थे, आयात क्या था, निर्यात क्या था। फिर आपका टॉलमी का भूगोल भी है, टॉलमी का भूगोल भी है। इसके द्वारा भी हमें इस समय के भौगोलिक है, साथ ही साथ आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावा यू मे ऑल्सो एड वन बुक जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसका राइटर अज्ञात है। इसके द्वारा आप देखोगे कि ईसा के शुरुआती दौर में, ईसवी सन के शुरुआती दौर में जो व्यापार हुआ उसके बारे में, बंदरगाहों के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद आयात निर्यात किन किन वस्तुओं का होता था उनके बारे में, मुद्रा के बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए बात ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारे पास मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स स्मारक है, उसमें हम जैसे कि देखते हैं कि आपका कुषाणों का जो कला है, मूलतः कुषाण कला है। इसके द्वारा भी उस समय के समृद्धि, आर्थिक हो, सामाजिक प्रगति, धार्मिक चेतना का हमें यहां से साक्ष्य मिलता है। कुषाण कला, गंधार मथुरा कला के बारे में यहां पर आप चर्चा करोगे। इसके बाद जो शुंग वंश के समय में सांची में, भरहुत में अशोक के द्वारा निर्मित किए गए स्तूपों का परिमार्जन कराया गया। उसके बाउंड्री वॉल को जो लकड़ी का बना हुआ था उससे हटा करके पत्थर से बनवाया गया। जो ईंट का स्तूप था उस पर पत्थर चढ़वा दिया गया। ये सब जो है आपको शुंगकालीन कला से प्राप्त होगा। इसी प्रकार सातवाहनों के समय में अमरावती में जो स्तूप बनाए गए, इक्ष्वाकु वंश के समय में, है ना, नागार्जुन कोंडा में जो स्तूप बनवाए गए, उन सब को जो है आप इस काल के सामाजिक ढांचा, इस काल के आर्थिक प्रगति, इस काल के धार्मिक चेतना को समझने के लिए इन सब का यूज कर सकते। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास पोस्ट मौर्य पीरियड का संपूर्ण रूपरेखा खींचने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्तर पर पर्याप्त हमारे पास सामग्री उपलब्ध है। समझ गए बात? तो इतना आपने नोट कर लिया है ना? क्लियर है? लेट मी प्रोसीड, आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, कभी भी इतिहास पढ़ा करिए तो बिना स्रोतों का मत पढ़िए, क्योंकि स्रोतों से सवाल बनता है, क्योंकि स्रोत साहित्यिक होते हैं और एग्जाम में लड़ाई झगड़ा पे ज्यादा साहित्यिक जो है चीजों से ज्यादा सवाल किए आप कह ही रहे हैं। फंसा दिया, एक क्वेश्चन ले गया ऐसे ही। सोचिए आप, अजानते इसका वजह क्या है? लैक ऑफ रिवीजन।
इसका यही वजह है। देखिए मैं बता रहा हूं, इस समय परीक्षा, ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी कम है, ऐसा नहीं है। जो बंदा रेगुलर पढ़ता है उसके पास पर्याप्त जानकारी होता है, संपूर्ण की बात नहीं कहते। परीक्षा पास करने लायक जानकारी उसके पास उपलब्ध होता है, बशर्ते वो रेगुलर लगा है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम जो है चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं और उसका जो है हमें भुगतान करना पड़ता है। तो जानकारी को बढ़ाइए ठीक है, लेकिन उतना ही जानकारी को रिवाइज करिए ताकि वो पैसा काम पर आ जाए। ऐसा न हो कि पूरा पैसा भरा हो और कोई आफत आ गया तो अपना ही पैसा जो है उस समय काम में ना आए, तो ऐसा पैसा बेकार है। राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो चलिए अब हम आपको जो है उधर ले चलते हैं कि इस काल में किस प्रकार से साम्राज्य ध्वंस हुए और साम्राज्यों का उत्थान हुआ। देखिए, मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल का एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता, लेकिन कोई भी साम्राज्य शाश्वत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बना दिए तो मकान कुछ समय के बाद टूटने लगता है, गिरने लगता है। तो कोई साम्राज्य शाश्वत नहीं होता है, उसका पतन निश्चित है, उसका अवसान, उसका देहांत निश्चित। ऐसा ही मौर्य साम्राज्य का हुआ। मौर्य साम्राज्य जो है 185 ईसा पूर्व तक आते आते यह साम्राज्य टूट गया। जब इस साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, ये अंतिम मौर्य शासक था, मौर्य शासक। इसका हत्या इसका ही सेनापति एक ब्राह्मण था पुष्यमित्र ने कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। और यही पुष्यमित्र ने शुंग के नाम से, शुंग वंश के नाम से एक नया शासन स्थापित कर दिया, शुंग वंश या शुंग साम्राज्य का शासन। अब एक बार मौर्य टूट गए, बिखर गए, तो मौर्यों के ध्वंस पर कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। समझिएगा, कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। कारण कि केंद्र में सत्ता कमजोर हो गई। औरंगजेब के बाद कोई इधर नहीं आया, स्कंदगुप्त के बाद कोई यहां पर बड़ा शासक नहीं आया, जिसका परिणाम हुआ कि चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो रहा तो वो सारे कारक, चाहे भौतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, ये सारे कारक हैं। इन सभी कारकों का भी भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तार शुरू हो गया। ये वही कारक थे जिन्होंने मौर्य के वृक्ष को तैयार किया, इतना बड़ा साम्राज्य बनवाया था, ये वही कारक थे। लेकिन जब मौर्यों का शासन स्थापित हुआ तो ये सारे जो है कारक, ये सारे प्रगतिशील बातें जो है साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में गया। यहां कलिंग के पास भी गया, मध्य भारत में भी गया, सातवाहनों के पास भी गया। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो यही सारे कारक, जहां जहां इनका विस्तार हुआ था, डिफ्यूजन हुआ था, आइडियाज का डिफ्यूजन, हाउ टू क्रिएट एम्पायर, वो सारे छोटे छोटे टापू बन गए, आइलैंड बन गए। कोई शुंग कहलाया, कोई कण्व कहलाया, कोई सातवाहन कहलाया, कोई चेदी कहलाया। समझ गए बात? ऐसे ही छोटे छोटे राज्यों का स्थापना हुआ था। जरा देखिए इसको, फिगर को देखिए आप, ये देखिए,
आप देख सकते हैं कि ये जो है सेंटर था, शुंग वंश है जो मौर्यों के तुरंत बाद आया। जब खात्मा हो गया, एक ही शासक कायदे का था, इसका जो संस्थापक था, जब खात्मा हो गया तो जिसको खात्मा करके आया था, ये इसको भी खात्मा दूसरे ने कर दिया, और उसका नाम है कण्व। ये भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण। तो इनके समय में मौर्यों की जो विरासत थी, विरासत, वो मध्य भारत में सुरक्षित रहा, पाटलिपुत्र केंद्र रहा, समझ गए। बाद में विदिशा का महत्व बढ़ा। अब जरा ध्यान देना, ये जो आप देखते हो सातवाहन, ये गोदावरी का ऊपरी घाटी है, ऊपरी भाग है। लेसन में गोदावरी का ऊपरी भाग है, कह लो कि महाराष्ट्र का ऊपरी भाग है, जहां पर गोदावरी का सिंचित जमीन है, धान की बेहतरीन खेती, समझ गए ना बात, धान की बेहतरीन खेती है। और चूंकि यह मौर्य साम्राज्य का भाग था, इसलिए वो सारे भौतिक आइडियाज यहां भी डिफ्यूज हुए, यहां भी आए, तो यहां भी कमल खिल गया। इधर देखते हैं हम, तो ये इस एरिया में देखते हैं अमरावती से ऊपर, यानी कि आंध्र से ऊपर, यहां जो है कलिंग का एरिया। पहले भी कलिंग एक सत्ता का केंद्र था। जैसे मौर्यों की कमजोरी हुई, मौर्य कमजोर हुए, तो यहां चेदी के रूप में एक नया जो है कमल खिल गया। लेकिन एक सबसे बड़ा विडंबना यह है कि जिस वक्त मौर्यों का विशाल स्मारक ढह रहा था, और उसके जमी पर, उसके ध्वंस पर छोटे छोटे टापू जो है उभर रहे थे, हिंदुस्तान का खैबर दर्रा असुरक्षित। ऐसा कोई शासक नहीं रहा जो इसके बारे में चिंता करे। चंद्रगुप्त नहीं रहा, अशोक नहीं रहा। ठीक वैसा ही सीन था जैसा कभी जो है महाजनपदों का हुआ करता था। 6th सेंचुरी बीसी में जो दारा प्रथम को आमंत्रित किया था, कुछ ऐसा सीन था जो सिकंदर को आमंत्रित किया था। आज इसका परिणाम हुआ कि कई विदेशी आक्रांता आप देखेंगे इस क्षेत्र से भारत के अंदर घुसना शुरू कर दिए। इसमें हिंद यवन सबसे पहले तलवार लेकर घुस गए, इनके पीछे लग गए शक, ये भी जो है इनके पीछे आ गए। इनके पीछे और इनके साथ भी दोनों पहलव आ गए, मूलतः ईरान के थे, और उनके पीछे लग गए कुषाण जो उत्तरी मध्य एशिया के थे और चीन के बॉर्डर एरिया में रहा करते थे। समझिएगा दो बातें, ये सारे आक्रांता थे, कोई ईरान का था, कोई मध्य एशिया। ये आक्रांता इसलिए आए चूंकि इनको रोकने का जो प्रहरी है, चौकीदार है, कोई था नहीं। चौकी असुरक्षित हो गई, और जिसका रिजल्ट हुआ कि जिनपिंग जो है घुसने का प्रयास किया। ये सारे जिनपिंग के वंशज हैं, समझ गए ना। आंख छोटा सा, नाक चपटा सा, और सातिर, कितना भी भाई कहे विश्वास करने के योग्य नहीं है। अच्छा एक बात और, इन सबको, एक मिनट बस इसके बाद बताते। इन सबको आने का दो वजह था। पहला कि जो सेल्यूकस का राज्य था, सेल्यूकस का राज्य जो कभी बैक्ट्रिया में था, पार्थिया में था, चंद्रगुप्त ने उसको हराया था 303 ईस्वी ईसा पूर्व। और हराने के बाद भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वो मौर्य साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। लगभग 100 साल तक मैत्री बना रहा सेल्यूकस वंशी और मौर्य वंशी शासकों के बीच।
लेकिन जैसे वो कमजोर हुआ, ये कमजोर हुआ, पुनः विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। क्योंकि जो पार्थिया है ईरान से अटैच है, तो बैक्ट्रिया है उत्तरी अफगानिस्तान में है, जो ऑक्सस नदी है अमु दरिया उसके दक्षिण में नदी पड़ता है, तो ये सारे सक्रिय हो गए। और जो ये शक है इनको ठेले, किनको ठेले? हिंद यमन को ठेले, बैक्टीरिया में। कारण कि चाइना में महादीवार बन गया, जब महादीवार बन गया तो उस बॉर्डर से इनको फेंक दिया गया, जब फेंक दिया गया तो ये पुश किए, इनको पुश किए, जब ये इनको पुश किए तो ये इनको पुश कर दिए सीधे भारत के अंदर, समझ गए ना। और सिंध और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किए, साकल को सियालकोट को राजधानी बनाए, और धीरे धीरे पश्चिमोत्तर के साथ मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में भी ये आ गए। अब कुछ ने तो लगातार 400 साल तक शासन किया, और कुछ ने जो है कुषाणों ने जब इनकी जो है एक तरह से भारत में प्रवेश हुआ, तो इनकी साम्राज्य भले सही है कि बिंदु को पार नहीं किया, ये भी सही है कि बिहार यूपी तक ही सीमित रहा, लेकिन उधर देखेंगे तो कुछ ईरान का भाग भी था, पूरा पाकिस्तान था, कुछ अफगानिस्तान का भाग भी था, और कुछ सोवियत रसा टूटा तो उसका भाग भी था। कितना बड़ा एम्पायर, जो आज पुतिन जिन एरिया को मिलाना चाहता है उनमें से कुछ हमारे पास भी था, और जिसकी एक राजधानी मथुरा भी थी। समझ गए बात? तो यही कहानी। हाँ बता। हाँ बेटा बिल्कुल, फटाफट नोट कर दिया कि नहीं कर लिया? 1 2 3 4, ठीक है बेटा। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा ये आएगा, बाहर से नहीं, यही का है। अब फिर कहेगा कि बहुत कुछ हो गया, अब फिर मौर्यों के शौर्य को पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, यानी जो शौर्य धूमिल हो चुका था कुछ लोगों के शब्दों में, वह शौर्य पुनः गुप्तवंशी शासकों ने पुनः प्रतिष्ठित किया, एक विशाल साम्राज्य का नींव रखा, और उसका निर्माता का जन्म इसी धरती में हुआ था, गुप्त। समझ गए बात? तो जो जो कहानी शुरू किया हिंद यवन ने, उस कहानी का अंतिम जो है अध्याय लिखा कौन? तो आइए सबसे पहले हम यहां से कहानी शुरू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही इसका क्या है, सिनॉप्सिस है। यही हर फिल्म के पहले जो डायरेक्टर बताता है कि फिल्म में क्या क्या हुआ वो है, बाकी तो घटनाक्रम है। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग बना लीजिए, हिंद यवन। हिंद यवन, विदेशियों को हम यवन बोला करते थे हमारे साहित्य में। इंडो ग्रीक, या इनको ग्रीक बैक्ट्रियन भी बोलते हैं, ग्रीक बैक्ट्रियन भी बोलते हैं, राइट। कहानी को समझिए, जो हिंद यवन हैं इनकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? ये सेल्यूकस, सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, उसके बाद एशियाई साम्राज्य का ये उसका संरक्षक बना जब वो मर गया। पश्चिम एशियाई साम्राज्य थे। सेल्यूकस के अंडर में 2 प्रांत हुआ करते थे। एक प्रांत है बैक्ट्रिया, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान के अंतर्गत जो ऑक्सस नदी है, ऑक्सस नदी जो है जिसको अमु दरिया बोलते हैं, जिसको इस समय गूगल करेंगे अमु दरिया दिखाएगा, इसके दक्षिण में स्थित बैक्ट्रिया। समझ गए?
हाँ, अमुदरिया के दक्षिण। और एक प्रांत है जिसको आप कहते हो पार्थिया कहते हो, पार्थिया। यह पार्थिया जो है ईरान से जुड़ा हुआ था, ईरान से संलग्न था। संलग्न मतलब उसके साथ अटैच था, उससे जुड़ा हुआ। ये दो प्रांत थे। जब सेल्यूकस की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी यह बना रहा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सेल्यूकस वंशी जो शासक थे इसके मरने के बहुत बाद, वो बैक्ट्रिया और पार्थिया को संभालने में सक्षम नहीं रहे। विद्रोह हो गया दोनों इलाका में, समझ गए। और दोनों इलाका सेल्यूकस वंशी शासकों के हाथों से निकल गए और दूसरे दूसरे लोगों के हाथों में आ गए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हिंद यवन का। तो बैक्ट्रिया में जो विद्रोह का नेता था जिसने सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों के शासन से बैक्ट्रिया को स्वतंत्र किया, उसका नाम था डायोडोटस। डायोडोटस नाम था उसका। यही बैक्ट्रिया को स्वतंत्र बनाया था, सेल्यूकस वंश के शासकों के प्रभाव से मुक्त किया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो डायोडोटस था उसका मृत्यु हो गया। संस्थापक तो था ये, लेकिन मृत्यु हो गई। ठीक है, जब मृत्यु हुआ तो इसका बेटा जो है छोटा सा, समझ गए बात ना, वयस्क नहीं था, छोटा बच्चा। तो जैसा होता है कि मान लो कि बच्चा छोटा है तो आपने किसी अधिकारी को बना दिया कि बेटा तुम इसको देखते रहना। अब पता लगा कि इसी दौरान उसका बाप मर गया तो अधिकारी ने उसकी हत्या कर दी और खुद अपने को राजा घोषित कर दिया। उसका नाम था यूथिडेमस। यूथिडेमस नाम था, यूथिडेमस। यह बना बैक्ट्रिया का शासक, डायोडोटस के बाद बना। ठीक, यूथिडेमस बना। यूथिडेमस, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा शासक हुआ जिसका नाम है डेमेट्रियस, जिसका नाम है डेमेट्रियस। और यही हिंदुस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में पहला आक्रमण करने वाला यही डेमेट्रियस, जो यूथिडेमस वंश का था, बेटा था, इस वंश का था। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि यूथिडेमस का जो बेटा था डेमेट्रियस, उसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया। ये आक्रमण किया था सबसे पहला हिंद यवन यही था जो आक्रमण किया सबसे पहला, ध्यान देना। तो इसने क्या किया कि भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है जिसमें आपका पंजाब है, साथ में इधर सिंध भी है, इस क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया। 183 ईसा पूर्व किया, 183 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, राइट। और आक्रमण करके पश्चिमी पंजाब प्लस सिंधु नदी के निचला क्षेत्र में सत्ता स्थापित की, और उस सत्ता का केंद्र बनाया साकल को,
जिसको आज तुम सियालकोट के नाम से भाइयों आप कहते हो, सियालकोट या साकल कहते हो, ये बना राजधानी बना। ठीक है। इसके बाद इसका छोटा भाई राजा बना, यूथिडेमस वंश का। इसके बाद इसका छोटा भाई जिसका नाम है मिनांदर, जो सबसे बड़ा शासक बना। इसके बाद शासक बना मिनांदर, जो कि डेमेट्रियस का छोटा भाई था, और इसका शासन काल था 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व। इसने, इसकी जो राज्य है, ध्यान देना, इसका जो राज्य है उसकी सीमा जो फैली थी, वो सीमा फैली थी झेलम से लेकर मथुरा तक का क्षेत्र इसके कब्जे में था। झेलम से मथुरा तक, समझ गए ना? झेलम के उस पार किसका था बताएंगे अभी, एक कहानी और जुड़ता है वहां। पहले हम यूथिडेमस वंश को आगे हम ले जाते हैं, एक और वंश आएगा। इसकी राजधानी जो है वही है सियालकोट है, साकल है, सियालकोट है। मिनांदर को आप ऐसे समझिए कि ये आक्रांता तो था, लेकिन आक्रांता से ज्यादा यह विद्वान शासक था, विद्वान शासक था, इच्छुक था। कहते हैं ना, किसी चीज को जानने की इच्छा प्रबल थी। मिनांदर को ही हमारे साहित्य मिलिंद नाम से पुकारते हैं, इसे ही मिलिंद नाम से पुकारते हैं। हमारे साहित्य में इसका नाम मिलिंद मिलता है। और यही मिनांदर है जिसने नागसेन के प्रभाव में आकर, नागसेन बौद्ध भिक्षु था, इससे वार्तालाप किया। चूंकि ये सारे आक्रांता जो आए थे, इनके पास लिपि भी नहीं थी, अपना धर्म नहीं था, अपना कोई समाज नहीं था, कोई रहन सहन, ये सारे खाना बदोशी लोग। तो जो इनको अच्छा लगा उसको एडॉप्ट कर लिया। नागसेन ने अच्छा उपदेश दिया होगा, उसका रहन सहन, तौर तरीका, क्रियाकलाप पसंद आया होगा। उसने कहा कि नहीं, मैं बुद्धिज्म को स्वीकार, अंगीकार कर लेता हूं। और दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप को कैद किया गया, एक किताब है जो अभी हमने कहा मिलिंद पन्हों में कैद किया गया, जो कि पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। और इसे हीनयान के साथ अटैच किया जाता है, इसे हीनयान के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू the other clan of Indo-Greek who had also set up their authority in some parts of India. जब डेमेट्रियस बैक्ट्रिया का शासक बना था, ट्रियस शासक बना था, और जब यह पंजाब के क्षेत्र पर, आई मीन टू से भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया में अटैक किया था, तो उस समय बैक्ट्रिया खाली हो गया। उस समय बैक्ट्रिया जो है, यहां कोई प्रहरी नहीं था जो देखे। और जैसे बैक्ट्रिया खाली हुआ, चूंकि पंजाब पर अटैक किया था, पंजाब सिंध को जीत रहा था, इंडिया में सत्ता स्थापित कर रहा था, तो यहां पर कोई देखभाल करने वाला थोड़े समय के लिए नहीं रहा, और उसका लाभ उठाया। उसका नाम है यूक्रेटाइडस, यूक्रेटाइडस।
ये भी यवन शासक है, यूक्रेटाइडस। उसके पहले मैं बता रहा हूं ये ठीक है, यूक्रेटाइडस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसने क्या किया कि बैक्टीरिया पर कब्जा कर लिया। समझ गए बात ना, कब्जा कर लिया, क्योंकि डेमेट्रियस कहां था, पंजाब में था। और इतिहासकार मानते हैं कि डेमेट्रियस पुनः बैक्टीरिया को प्राप्त करने का चेष्टा किया होगा, बट ही फेल्ड। बैक्टीरिया पुनः उसके कब्जे में नहीं आया। और इसके बाद इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मे बी पॉसिबल कि जब डेमेट्रियस मर गया तो यूक्रेटाइडस कुछ हिंदुस्तान के इसके क्षेत्र पर भी अपना कब्जा स्थापित किया होगा। और उसका रिजल्ट हुआ कि हिंदुस्तान का पश्चिमोत्तर भाग में दो इंडो ग्रीक क्लैन जो है, दो सेंटर बन गया। एक वंश था यूथिडेमस का और एक वंश था यूक्रेटाइडस का। समझे आप, यूथिडेमस में डेमेट्रियस, मिनांडर तक। अब मैं इस वंश के बारे में बताना शुरू कर रहा हूं, जो कि यूथिडेमस के पैरेलल जो है, ये भी कुछ एरिया में शासन कर रहा था, राइट। अब देखिए, यानी हेडिंग बनाइए, यूक्रेटाइडस यूनानी शासक या यूक्रेटाइडस वंश का शासन। ठीक है, देखिए, क्योंकि इसने कब्जा किया था बैक्टीरिया तक कब्जा किया था, इसको कब्जा किया। अब फिर हमने कहा कि डेमेट्रियस के मरने के बाद इसने उसके इलाका को भी कुछ कैप्चर किया होगा पंजाब में, तो इसका शासन स्थापित हो गया यहां से लेकर कहां तक, यहां तक। और यूथिडेमस यहां से लेकर यहां तक। समझ गए बात ना है? अरे भाई, अभी बताए ना, यहां पर यूथिडेमस का था, डेमेट्रियस का था, ठीक है। तो इसका सेंटर हमने कहा, इसका सेंटर जो अभी हमने खत्म किया मिनांदर तक, वो था साकल, जिसको सियालकोट बोलते हैं, वो कैपिटल था। वो लेसन हमने पहुंचा दिया अंतिम तक, मिनांदर के बाद काम खत्म। बेटा समझ में आ रहा है ना। और ये जो किस वंश का है, देखो, झेलम से मथुरा तक यूथिडेमस का वंश था, जिसके बाद डेमेट्रियस आया, जिसके बाद मिनांदर आया। उनकी राजधानी साकल थी, सियालकोट। और जो बैक्टीरिया पर कब्जा कर लिया था, जब वो चला गया था मथुरा पंजाब की ओर, कौन, डेमेट्रियस, तो उसका नाम था यूक्रेटाइडस। और इसने क्या किया, मैंने बताया कि डेमेट्रियस के कुछ क्षेत्र को भी जीत लिया। और वो क्षेत्र कहां तक था, बैक्टीरिया से लेकर झेलम। और इसका कैपिटल बना दिया किसको, तक्षशिला को। तो अब इंडो ग्रीक का दो कैपिटल हो गया, एक ये वंश तक्षशिला में, एक यूथिडेमस वंश साकल में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना, बिल्कुल। अब जरा देखिए, इस वंश के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब क्या होता है कि जो यूक्रेटाइडस वंश है, इसका जो, इसमें कई शासक हुए, लेकिन जैसे मिनांदर पहचान है यूथिडेमस वंश का, उसी भांति यूक्रेटाइडस वंश का पहचान है एंटियालकीडस। इसी वंश का शासक था एंटियालकीडस। बहुत बड़ा नाम है ये, एंटियालकीडस। तक्षशिला का शासक था, इसी वंश का था।
ध्यान दीजिएगा। और इसकी ख्याति ये है कि इसका ही जो है एम्बेसडर था, जिसका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस इसका जो है राजदूत था, इसका राजदूत था। फाइन। और इसको इसने भेजा था, हेलियोडोरस को भेजा था शुंग वंश का 9वां शासक था, 9 नंबर का शासक, 9वां शासक पुष्यमित्र के बाद, जिसका नाम था भागभद्र। ये शुंग वंश का 9th जो है शासक था, इसके दरबार में भेजा था। और इसका दरबार कहां था? विदिशा में था, मध्य प्रदेश। जब हेलियोडोरस आया विदिशा में तो इससे मिला भागभद्र से, और वहीं पर उसने एक स्तंभ गड़वाया विदिशा में, एक स्तंभ गड़वाया जिसको कहते हैं गरुण स्तंभ कहते हैं। इसका नाम है गरुण स्तंभ, भगवान विष्णु का वाहन। लिख लो कि विदिशा में हेलियोडोरस ने, देखो, विदिशा में हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु के सम्मान में गरुण स्तंभ स्थापित किया। जो भागवत धर्म के अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है ना, जो भागवत धर्म के विकास को समझने में सहायक। भागवत मतलब भगवान विष्णु का है ना, शैव, भागवत, शाक्त, जो भागवत धर्म को समझने में सहायक होता है। फाइन है। तो ये है आपका इंडो ग्रीक शासक, ठीक है ना। अब यहां पर 3-4 पॉइंट है जिसको हम जिक्र कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू रिपीट देम अगेन कि इंडो ग्रीक शासकों का हमारे देश की संस्कृति में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो लिखिएगा, हिंद यवन किसका? इस शुरुआती दौर में ईसा पूर्व के ये बात है, मतलब मान के चलिए आप मीनांदर का समय आप देख ही रहे हैं, 183 है उसका समय, उसका डेमेट्रियस का वही समय उसका रहा होगा। मीनांदर का समय आप देख ही रहे 165 से लेकर 145। हाँ, हिंद यवन शासकों का योगदान, एक बात ध्यान देना है आपको कि जो टाइम फ्रेम है ना, उसमें हम लोग जो खास टाइम फ्रेम जिसका इतिहासकार स्पष्ट लिखते हैं, नो इफ नो बट, उसको याद रखना है। बाकी बस नाम का एक क्रोनोलॉजी याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, लिखिएगा, सबसे पहला इनका है सोने का लेखयुक्त सिक्का जारी, लेखयुक्त सिक्का जारी, सिक्का जारी। ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था। इसके पहले पंचमार्क में चाहे आहट सिक्का में कोई भी उस पर लिखावट नहीं था, सिंबल था जिससे पता नहीं चलता था किसका इशू किया गया है। दूसरी बात, द्रम सिक्का चांदी का, जो बाद में पूर्व मध्यकाल में नाम बन गया, द्रम यूनानी भाषा का है, याद रखिएगा। इसके बाद ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान, ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान है। इतिहासकार लिखते हैं कि ये लोग काफी बदमाश थे, बर्बर थे, लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने क्या दिया? हमें कुछ सिखाया पढ़ाया। साथ ही साथ हेलेनिस्टिक आर्ट भी है, हेलेनिस्टिक कला का प्रचलन में योगदान दिया। मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था आपको
कि सिकंदर जब आया था तो सिकंदर के समय में ही यूनानी जो है कला आया था, वही कला फिर जुड़ा, वही कला कुषाणों के माध्यम से निकल करके बन गया गंधार कला। ठीक है, तो ये हिंद जो है यवन शासकों का यह योगदान है। ठीक है ना। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भैया बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो कम से कम इसका सामाजिक आधार को बढ़ावा दिया है कि नहीं। कुछ विदेशी लोग भी स्वीकार किए, तो बौद्ध धर्म का आप कह सकते हो कि सामाजिक आधार बढ़ाया, आधार बढ़ाया। नहीं, कुषाणों का है, ने बता चौरा। हाँ, इनका योगदान है लेख युक्त, लेख युक्त, समझ गए ना। क्योंकि इसके पहले भी तो हमारे पास निष्ठ था, सुवर्ण था कि नहीं। लेकिन ये इनका कंट्रीब्यूशन है कि उस पर मेंशन होता था नाम, इससे एक पहचान हुआ। यानी कॉइन्स को हम इतिहास लेखन में यूज इसी समय से कर सकते थे। इसके पहले सिंबल था। आप देखो मौर्यों का सूर्य था, चंद्रमा था, पीपल था, सिंह था, बाघ, है ना, ऐसे जानवरों का कुछ हाँ सिंबल था, लेकिन नाम नहीं था। अब नाम आता है, समय आता है, तो उससे ये पता चला कि मिनांदर का क्वाइन है। तो फिर मिनांदर को हम उस क्वाइन के आधार पर उसके बारे में हम इतिहास लिख सकते हैं। ठीक बात है ना। चलिए अगला, हिंद यवन के बाद कौन आता है? शक आते हैं। शक, शक शासन। ध्यान दीजिए, जो शक हैं इनको भारतीय साहित्यों में सीथियन कहा गया। इनको भारतीय साहित्यों में सीथियन कहा गया। और चीनी जो साहित्य है, चीन के साहित्य हैं, वो इनके लिए सही शब्द का प्रयोग करते हैं। सही, यानी चीनी ग्रंथ शकों को सही नाम से इंगित करते हैं, जबकि भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा गया। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि शक शासक जो है वो भारत में हिंद यवन शासकों के बाद आए, इनके बाद आए शक। ठीक है, अब शक थे कौन, कहां रहते थे? जो शक हैं ये मध्य एशिया के क्षेत्र में थे, और वहां का एक बर्बर और खाना बदोशी लोग थे, यानी पाषाण काल वाले थे, समझ लीजिए। ना कोई घर है, ना कोई बार है, ना कोई लिपि है, समझ गए ना, बर्बर थे। अब मैंने कहा कि जब चाइना में महादीवार बना दिया गया, चाइना, तो वहां से ये ढकेल दिए गए, चाइना के बॉर्डर से ये हटा दिए गए, और वहां से कुछ समय के बाद कुछ और इलाका में गए जहां अपने में जनजातीय संघर्ष हुआ, और वहां से भागकर ईरान चले गए। यानी कि ये पहले भागकर कहां गए? मलेशिया से पूर्वी ईरान गए, पहले चाइना के बॉर्डर पर थे। और यहां से जब चले तो इनकी 5 शाखाएं भारत के ओर चल दी। इनकी 5 जो है ब्रांचेज आ गए, 5 भाग में शक विभाजित। याद रखना 2-3 बातें। शक हिंद यवन के बाद भारत पर शासन, ठीक है। इनको भारतीय साहित्य में सीथियन कहा गया, जबकि चीनी ग्रंथ इनको सई कहते हैं, ऐसे आई सई। शक पहले मदेशिया में रहा करते थे। ये बर्बर लोग थे, खाना बदोशी थे, जहां दिन वहीं रात, समझ गए। आपसी संघर्ष हुआ, और भी कई बर्बर जनजातियां थी। कैसे बाबर भाग के आए हैं? बाबर कैसे उज्बेकों से भाग के आ गए? उसी प्रकार यहां आपसी जो संघर्ष हुआ, कई जातियां थी, तो ये वहां से खदेड़ दिए गए,
और पूर्वी ईरान आ गए। अब पूर्वी ईरान से फिर इन्होंने सोचा कि अब यहां से कुछ और इलाका की ओर हम चलते हैं, और यहां से चले तो 5 भागों में ये बटे पूर्वी ईरान से। एक भाग इनका सेटल हो गया अफगानिस्तान में, एक भाग अफगानिस्तान में सेटल्ड हो गया, उतार लीजिएगा। एक भाग इनका आ गया तक्षशिला में आ गया, तक्षशिला में आ गया एक भाग, यहां भी एक शक थे। और जो तक्षशिला में शक आए, उनका पहला शासक था माउस। माउस था यहां का शासक। कहां का? वो कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, ध्यान देना। और इसके बाद अगला शासक बना एजेज। एजेज, हाँ याद रखना फटाफट, माउस और एजेज। इसके बाद एक शाखा इनका आ गया मथुरा में, मथुरा में आ गई, समझ गए ना। मथुरा में आया तो यहां पर इनका शासक था राजुल, ये सबसे पहला शासक था राजुल। और राजुल के बाद अगला शासक बना सोडास, सोडास बना, समझ गए बात। यानी मौर्यों का, सॉरी, शकों का हिंदुस्तान में 2 जो है केंद्र बने। नॉर्थ उत्तरी भारत के शक 2 सेंटर, तक्षशिला मथुरा, और दूसरा पश्चिमी भारत के शक नासिक और उज्जैन, समझ गए ना। तो एक सेंटर बना इनका नासिक महाराष्ट्र में, यानी हम कह सकते हैं उत्तरी दक्कन, कह सकते हैं ना, दक्कन, याद रहेगा ना। यहां का पहला, यहां जिस वंश का शासन स्थापित हुआ नासिक में, उसको बोलते हैं क्षहरात वंश। क्षहरात वंश का शासन यहां स्थापित हुआ नासिक में। इसका पहला शासक जो है भूमक है। और इसी वंश का सबसे महान शासक बना नहपान बना, अलग से बताते हैं आपको नहपान, समझ गए बात। और एक ब्रांच और बना पश्चिमी भारत में, जिसका क्षेत्र था मालवा यानी उज्जैन, उज्जैन। और यहां पर कादर्मक वंश का, कादर्मक वंश का शासन स्थापित हुआ उज्जैन में, समझ गए। इस वंश का पहला शासक था चस्टन, और इस वंश का सबसे महान शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन। भाई कुछ फैक्ट्स नहीं याद करेंगे तो काम कैसे चलेगा, सही यार है कि नहीं। क्षहरात, क्षत्रिय वाला छह है, एक बात है। ये है फैक्चुअल चीजें, इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जो मेरा वैचारिक लेक्चर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सब कुछ जान जाइए। अब पूछेगा माउस कहां का शासक था, फंस गए। सर ने तो बताया था, शक आए, इंडो ग्रीक को रिप्लेस किए, हिंदुस्तान के पश्चिमोत्तर प्रदेश में शासन किए, उनका 5 सेंटर हुआ, लेकिन ये नहीं बताए थे माउस कहां का शासक था। तो मेरे भाई बैलेंस बना के काम करना पड़ता। देखो सीधी सी बात है, एक ही बात है कि परीक्षा को दृष्टिकोण में रख करके पढ़ा जाए। यहां ज्ञान बखारने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है साफ परीक्षा पास करो, जय श्री राम करो, किताब रख दो। सोचो, मतलब आज भी मुझे किताब पढ़ने की इच्छा नहीं करती यार। मतलब कि अब इस यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहिए। अब बोल के क्या करेंगे, हम सच्ची बात बताते हैं, बोलने वाले सारे झूठ बोलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, यूपीएससी पढ़ाने वाले, उसमें 98% ऐसे टीचर हैं जो कभी मेंस नहीं लिखे, नहीं लिखे, झूठ बोलता है वो, समझ गए। मैं सही बता रहा हूं आपको। इंटरव्यू तो छोड़ो दो, एक पकड़ा गया था, कह दिया था मैं इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने वाला पूछ दिया कि बताओ कौन सा गेट से गए थे, फंस गया। वो बताया मेट्रो गेट।
सच्चाई यही है। तो एक लक्ष्य होता है भाई, जीवन में बहुत कुछ करना है, पढ़ाई थोड़े करना है यार। अरे जीवन में तो और भी बहुत सारा काम है। अरे पढ़ाई का मतलब है नौकरी पाओ, अब फिर कुछ करो यार, छोड़ो यार, क्या क्या बिना मतलब जान दे रहे हो। दो चार पैसा कम आएगा, टेंशन तो खत्म। मैं गलती कर रहा हूं बताइए यार? कौन खुश है बताइए ना? हमारे दोस्त तो हैं आईएएस अधिकारी, ये दिल्ली में 2,40,000 उनका तनख्वाह इस समय है। 2,40,000, सोचिए। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, परेशान है वो लोग, परेशान है। उनको लगता है कि हम ज्यादा बड़ा काम करते हैं, उनको लगता है हम ज्यादा बड़ा काम करते हैं। अब बात भी सही है, हम भले काम करें ना करें, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मैं डंके के चोट पर सरकार को दिखा करके, सुन लो, मैं डंके के चोट पर सरकार को दिखा करके मैं डिफेंडर और मर्सिडीज से मैं घूम सकता हूं, लेकिन वो नहीं घूम सकते, उनके लिए महिंद्रा कमांडर। सही है कि नहीं बताइए? ये सत्य है कि नहीं है? वकील घूम सकता है मर्सिडीज से, लेकिन कोई आईएएस अधिकारी दो चार मर्सिडीज खरीद लेगा, लेकिन वो तब घूमेगा जब रिटायर हो जाएगा और उसका बेटा, वो भी सरकारी में नहीं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसका पैसा माने बाप का पैसा से बेटा खरीदेगा, दिखाते हुए कि मैं डॉक्टर हूं, उससे मैं पैसा कमाया हूं। तब बुढ़ा बन करके चश्मा लगा के पीछे बैठेगा। क्या मतलब है? जब आंख काम नहीं कर रहा है उस समय मर्सिडीज में बैठने से क्या मतलब है? मैं गलत बता रहा तो बताइए। अरे यार, जब हाथ पांव सब काम करते हो तब जीवन का मजा लो, खाओ पियो तो अलग बात। अब पता लगा डायबिटीज, बीपी, अब फिर आपके पास पैसा हो ही जाएगा तो क्या कर लेंगे यार? देखो, सबका कंसेप्ट अलग अलग है। मेरा कंसेप्ट साफ है, कंसेप्ट साफ है कि मेरा बेटा बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर ले, बेटा बेटी को बढ़िया से पढ़ाई करवा दे, शादी ब्याह बढ़िया से करवा दे। इसके बाद उसका किस्मत, पढ़ाई बढ़िया से करवाएंगे, चाहे वो कितना पैसा लगे, कर्ज लेके पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। अब इसके बाद बेटी क्या करती है, बेटा क्या करता है, वो भगवान जाने। अब जीवन का ठेका थोड़े लिए हैं हम, है कि नहीं? मेरा भी तो जीवन है भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं आपके फादर की बात कर रहा हूं, मैं आपके फादर की बात कर रहा हूं, मैं सबके लिए। समझ गए ना? इसलिए जितना जल्दी हो सके उनको जीने दिया जाए जो आपके पीछे घर पर बैठा हुआ। जब तक यहां रहोगे वो बढ़िया से नहीं जिएंगे। सच्चाई यही है। भावनात्मक नहीं होना है, फैक्चुअल चीजें, है कि नहीं? अब आप भावना कोई जगह नहीं, काम करो यार, छोड़ो, जो होना होगा होगा, मेहनत तो करो भाई। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी तो होगा, तभी पता चलेगा होगा ना होगा। नहीं करने में तो पहले ही रिजल्ट क्लियर है कि नहीं? अब हमारे साथ कई लोग थे, वो अपने को समझ लिए कि हम योग्य नहीं है, कर लिए शुरुआत में बीएड सीएड कर लिए, मास्टर बन गए, 1 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, स्थिर जीवन है। हम लोग आईएएस पीसीएस, ठीक है, लेकिन वो क्या उनका जीवन है? मास्टरी कर तो रहे हैं, क्या जीवन है? पैसा 1 लाख कमा लेते हैं, हर महीना निश्चिंत है सरकार, लेकिन कीड़ों मकोड़ों का जीवन है। क्या कर लेंगे? पूरा जीवन कमाएंगे, एक मकान बनवा पाएंगे मास्टर, और क्या करेंगे? है कि नहीं? मास्टर से चिरकुट कोई जो है जाति नहीं होता है, समझ लीजिए। हमारे दोस्त है ना, जहां उनको आप बढ़िया, एक आया हमारे पास, हमारे दोस्त आया था दिल्ली, सुन लीजिए, 1 लाख महीना कमाता है, मास्टर है। मेंटालिटी बन जाता है ना, गांव में रहता है, मेंटालिटी साइकिल है, अब तो बाइक से चलने लगा, लेकिन मेंटालिटी वही उस आया। हमसे कहा कि थोड़ा सीपी चलना है, हमने कहा चलो। आगे 10 साल पहले की बता रहे हैं आपको बात। हमने कहा सीपी में काम क्या है? कहा यार जींस लेना है। हमने कहा चलो, ले गए। हम तो दिल्ली में रहे हैं शुरुआती दौर से, तो हमारा तो एक सोच है उस लेवल का। अच्छा, दूसरी बात कि हम मास्टरी की तैयारी किए नहीं, आईएएस पीएस की तैयारी की, कोई हमारे साथ के, हम भी सीडीएस पीडीएस सब सब दिए, इंटरव्यू तक सब दिए। तो भले हुआ ना हुआ, लेकिन दिमाग में तो वही है ना,
इसलिए अभी भी हमारा जो है ईगो बहुत तगड़ा है। मैं किसी कोचिंग वालों को सेटता नहीं हूं, ईगो तगड़ा है। तगड़ा यह है कि सोच मेरा वही है, ठीक है। इसीलिए मैं 2 काम किया, एक तो वकालत, कि वहां ईगो जो है ठीक ठाक रहे, क्योंकि जज वकीलों की बात सुनता है, जिला अधिकारी की बात नहीं सुनता, वकीलों की बात, भले चिरकुट वकील है, भले ही वकील होता है, भले चिरकुट, भले शाम तक सब्जी का ही पैसा उसके पास नहीं आता, लेकिन है वकील, जज के सामने टर्राटा है, वही है, ठीक है। या तो टीचर। तो हम गए, दिखाए, देखो निकाला 8,000 का जींस, 10,000 का जींस। तो हमसे बोला क्या हुआ, कहा 1500-1600 का नहीं है क्या? तो हमने कहा खड़ा कहाँ तुम हो? कहा सीपी है। हमने कहा सीपी के बारे में जानते हो? इंडिया का हार्ट है सीपी, सीपी में खड़ा हो करके 1500 का जींस मिलेगा? चलो चलते हैं पाली मार्केट। बगले में ले गए, पाली मार्केट में खरीदवाए, वहीं पर जाके। सीपी में जा रहे हो, चिरकुटाई कर रहे हो यार, क्या मतलब है यार? सीपी का नाम खराब कर रहे हो, है कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, औकात मेरा संत नगर का, सीपी क्यों जा रहे हो? गलती। सीपी बहुत तगड़ा मार्केट है, आप कह दीजिए सीपी में है तो जान लेगा, कर्रा रहा है वहां पर, ठीक ठाक है पोजीशन, ठीक है। भले सीपी में किसी जो है दीवार के पास बैठ के चाय पी रहे हो, वो भी सीपी ही है कि नहीं? चलिए, तो आपने नोट कर लिया। हाँ, तो आइए हम बात करते हैं, इसको हम अभी अपने जो है सरकारी दस्तावेज से कटवा देंगे, होता है ना सदन में कट किया जाए। यहां तक क्लियर है? ठीक है। हम किसी की शिकायत थोड़े कर रहे हैं, बात तो मैं सही कर रहा हूं, वही बात है, कोई झूठ बोलता है, मैं सही बात बोल रहा हूं, है कि नहीं? इसमें क्या शिकायत की बात है? कोई शिकायत नहीं है, इतना सोचिएगा जी नहीं पाइएगा। ठीक है ना? हाँ, तो अब इसमें से हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, कहानी जो है हम यहां जो बताएंगे आपको, 2 जगह कहानी बताएंगे, एक ये इंपॉर्टेंट और एक ये इंपॉर्टेंट। इसकी कहानी पहले हम शुरू करते हैं, फिर इन दोनों के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो लिखिएगा मथुरा के शक, हेडिंग, सॉरी, मथुरा के शक। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जो मथुरा वाले शक हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि कभी मध्य प्रदेश के मालवा में थे, पहले यहां थे मालवा में, और यहां पर एक महान शासक था विक्रमादित्य, जिसने 57-58 ईसा पूर्व के दौरान यहां पर शकों को उसने हराया, शकों को। और विक्रमादित्य से ये शक जब पराजित हुए, तो यहां से भागकर ये मथुरा की ओर शिफ्ट कर गए। समझ गए ना? यानी मथुरा वाले पहले कहां शासन कर रहे थे? मालवा में, उज्जैन में। उज्जैन का महान शासक कौन था? विक्रमादित्य। इसने मालवा के शकों को हराया और भगाकर उनको ठेल दिया, कहां पर? मथुरा की ओर। समझ गए ना? जब मथुरा की ओर गए तो मथुरा में ही इनका शासक जो बना, उसका नाम है राजुल। यही सबसे पहले मथुरा में शासन स्थापित किया। कौन? हाँ, तो बाद में उज्जैन में भी इनका शासन स्थापित हो गया। समझ गए ना? उज्जैन से पहले आप देखेंगे कि ये एरिया इनके पास था, शाहरात के पास था। जब इनका पतन होने लगा तो ये जो है यहाँ, ये वाला वंश आकर के उस एरिया पर कैप्चर कर, तो आपको याद रहेगा ना, ये विक्रमादित्य वाली बात याद रहेगा।